गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं बेटा। देखो, कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था ऑफ स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो आज हमें उसी लेक्चर को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन एटम। कल मैंने अच्छे से समझा दिया था कि स्टार्क इफेक्ट क्या है, बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो आज हम डायरेक्ट शुरू करते हैं वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन एटम के बारे में। देखो बेटा, जब स्टार्क इफेक्ट की बात कर रहे थे तो हम किससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मान लो ये कोई अपना ऑर्बिट है एटम का, यहाँ पर हमारी ये जो अप्लाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। ये अपना यहाँ पर एल स्टार क्या है, जे स्टार क्या है, एस स्टार क्या है, ये सभी आपको अभी तक पता चल गया। देखो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, रिवॉल्यूशन करता है। उस रिवॉल्यूशन के कारण वो उसके ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उस मोशन के कारण ऑर्बिटल मोशन होता है। उस ऑर्बिटल मोशन के कारण उसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसी तरह अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी रोटेट करता है, उससे कहते हैं स्पिन मोशन। उस स्पिन मोशन के कारण उसके पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है, जिसे एस से डिनोट करते हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन, या फिर ये बोल सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है सम ऑफ एल प्लस एस, जिसे हम डिनोट करते हैं जे से। ये वेक्टर एटम मॉडल से पढ़ा था हमने। तो इसके लिए जो वेक्टर मॉडल या फिर वेक्टर मॉडल डायग्राम जो हम इसके लिए बनाएंगे वो क्या होगा, यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने मान लिया कि ये है अपने पास एस स्टार, ठीक है। इसी तरह ये है अपने पास एल स्टार, दिस इज एल स्टार, और ये है इनका रिजल्टेंट जे स्टार, ठीक है। अब देखो, ये जो एस स्टार है ये जे स्टार के चारों तरफ प्रिसाइज करेगा भाई, ठीक है। इसको इससे डॉट से मिला देते हैं। इसी तरह एल भी किसके चारों तरफ प्रिसाइज करेगा, जे के चारों तरफ प्रिसाइज करेगा, ठीक है। जो जे है ना वो किसके चारों तरफ प्रिसाइज करेगा, वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिसाइज करेगा, ठीक है। ये अच्छे से बनाना आ गया होगा आपको। देखो, यहाँ से मैं जे स्टार से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये जो प्रोजेक्शन होगी जे ऑन ई, प्रोजेक्शन ऑफ जे ऑन ई, इसे हम डिनोट करेंगे एम जे से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम एम एल की प्रोजेक्शन शो करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करके ये जो लेंथ है, ठीक है। ये जो अपने पास एस स्टार है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करके ये एम एस की करते हैं, उसकी अभी हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये अपने पास वेक्टर मॉडल फॉर द वीक स्टार्क इफेक्ट इन द हाइड्रोजन एटम, जहाँ पर ये जो अप्लाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर तक ही हमें लेनी है। अगर इससे ज़्यादा हम लेंगे तो वो हमारी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाएगा, ठीक है। और वो उसको हम सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो क्या है भाई, इफ़ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ वीक देन द इंटरेक्शन बिटवीन, तो क्या होगा, इफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज वीक देन द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे एंड द एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, देखो ये जो जे की प्रिसेशन है ना अबाउट ई, ये कम स्ट्रॉन्ग होगी इन कंपैरिजन ऑफ एल एंड एस। कपलिंग की प्रिसेशन होगी, एल की प्रिसेशन अबाउट जे और एस की प्रिसेशन अबाउट जे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है और ये किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे हम, इफ़ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई is weak then the interaction energy between total angular momentum J star and the electric field E is considerably less than the magnetic interaction energy between the L star and S star। यही बात मैंने अभी आपको बताई है। In the weak electric field E, the spinning electron does not interact with the field E, क्या है, in the weak electric field E, the spinning electron does not interact with the electric field E, द कपलिंग ऑफ जे विद ई, ये जो कपलिंग हो रही है विद जे विद ई इज ओनली ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ एल स्टार विद ई। द रिजल्टेंट यहाँ पे जे स्टार आएगा बेटा, ठीक है। The resultant J star process around E with the projection mj, और जो mj की वैल्यू है वो प्लस j से माइनस j तक लाई करती है, ठीक है।
जे स्टार हमें पता ही है रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 के इक्वल होता है। जे मान लो अपना 3/2 के इक्वल है, तो एम जे की वैल्यू प्लस जे से माइनस जे तक लाई करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास +3/2 से -3/2 तक आएगा। इनके बीच में जितनी भी टर्म होंगी वो भी आएंगी और क्वांटाइज टर्म आएंगी, ठीक है। +3/2 +1/2 -1/2 -3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या है प्रोजेक्शन देख रहे हैं। ये अपने पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये था अपना जे स्टार और ये था अपना जे स्टार। यहाँ पे जे स्टार के लिए ये वैल्यू है अपनी कितनी है 3/2 एम जे की वैल्यू है भाई ये, ठीक है। ये क्या है एम जे की वैल्यू, एम जे। तो +3/2। इसी तरह यहाँ पे क्या शो करूँगी मैं +1/2 को, और इतने ही डिस्टेंस पे अपने अंदाजे से कर देना, इतने ही गैप से सिमेट्री बनाए रखनी है। -1/2 और -3/2 को शो करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये भी आपको शो करना है इसके अकॉर्डिंग। अब हमें स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स देखना है ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो स्टार्क इफेक्ट क्या था, जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा है उसमें जो बामर सीरीज है उसको जब हाई रिजोल्यूटरी स्पेक्ट्रोमीटर से शो किया गया तो वो क्या है नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइंस में देखा गया, यानी कि जो H अल्फा लाइन है वो 5 स्प्लिटिंग लाइंस में मिली। और जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं थी और जब हमने जब हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो जो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइन ऑफ कंपोनेंट था वो क्या है इंक्रीज हो गया, वो ज़्यादा लाइंस में हमें स्प्लिट होते हुए दिखाई दी थी, ठीक है। और ये सारी स्टडी किसने की थी स्टार्क इफेक्ट में, इसलिए इसे स्टार्क इफेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर द 2 स्टेट्स n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3, यही था अपना, ठीक है ना। ये बामर सीरीज के लिए इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड आर गिवन बाय, जब अपने पास फील्ड एब्सेंस है तब की बात चल रही है। ये n इज इक्वल टू 2 के लिए अलग पढ़ेंगे, n इज इक्वल टू 3 के लिए। देखो बेटा ये सारी कैलकुलेशंस ना आपको पीछे की क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, अभी तक तो आपको ये निकालने आ जानी चाहिए थी। जैसे n इज इक्वल टू 2 के लिए l की 2 वैल्यूज होंगी 0 और 1, और s की वैल्यू होगी 1/2। मैं बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। ये मैं बातें बहुत बार बता चुकी हूँ। तो l इज इक्वल टू 0 तो s इज इक्वल टू 1/2। j क्या होता है l प्लस s से l माइनस s तक, तो क्या हो जाएगा l प्लस s 0 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा j की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब अपने पास आ गया ये n की वैल्यू कितनी है, कैसे लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को n 2s प्लस 1 l j, ऐसे शो करते हैं ना ये टर्म लिखने का तरीका। तो n की वैल्यू कितनी है 2s प्लस 1, s की वैल्यू 1/2, s की वैल्यू 1/2 रखी तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 कितना आ गया 2s 1/2, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे j की वैल्यू। s क्यों आया, l की वैल्यू 0 के लिए क्या कोड आता है s, ठीक है। तो ये समझ में आया। अगर हमारे पास l इज इक्वल टू 1 है तो s तो अपने पास 1/2 ही रहेगा, j की वैल्यू 2 आ जाएंगी 3/2 और 1/2, ठीक है। ये अब सोल्व करके देख लेना। इसी तरह जैसे मैंने अभी ये समझाया तो अपने पास अपने पास लेवल आ जाएंगे 2p 1/2 2 p 3/2, ठीक है। इसी तरह हम n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे l इज इक्वल टू 0 1 2, s इज इक्वल टू 1/2, l इज इक्वल टू 0 के लिए होगा s, ठीक है। यहाँ पे s की वैल्यू 1/2, j की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो n की वैल्यू 3 है। 2s प्लस 1 से जब s की वैल्यू 1/2 रखेंगे यहाँ पे अपना 2 आ जाएगा। l इज इक्वल टू 0 के लिए जो कोड होता है वो s होता है, j की वैल्यू है 1/2, ठीक है। फॉर l इज इक्वल टू 1 के लिए s इज इक्वल टू 1/2, तो j की 2 वैल्यू आ जाएंगी 1/2 एंड 3/2, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू तो कितनी है 3, यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी 3, s इज इक्वल टू 1/2, 2s प्लस 1 में जब मैं 1/2 रखूँगी तो 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 p, j की वैल्यू एक बार 1/2 है एक बार कितनी है 3/2, ठीक है। फॉर l इज इक्वल टू 2 के लिए जब l इज इक्वल टू 2 है तो कोड अपना क्या होता है d, ठीक है। इनके लिए वही अपनी j की वैल्यू l प्लस s से l माइनस s तक लाई करेगी, तो j इज इक्वल टू आ गया अपना 5/2 और 3/2, 3/2d 3/2 3/2d 5/2, ये अपने पास टर्म आ गई। क्या है अब देखो n इज इक्वल टू 2 के लिए जो डी जनरेट एनर्जी लेवल्स है ना, डी जनरेट एनर्जी लेवल्स मतलब जिनमें j की वैल्यू और 2s प्लस 1 की, डी जनरेट का मतलब होता है रिपीटिंग टर्म्स। यहाँ पे s और p में सेम है, बाकी सारी वैल्यूज क्या है सेम।
अनपेयर्ड एनर्जी लेवल्स यहाँ पे 2p 3/2 होगा सिर्फ, ठीक है। ये नोटेशंस कैसे होती है मैंने लिख दिया, ये इसके लिए कोड होते हैं, ठीक है। इसी तरह n = 3 के लिए डी जनरेट कौन सा होगा, ये अपना हो गया 3/2p 1/2, 3/2, एक तो हो गया 3/2p 1/2 और 3/2p 1/2, एक तो ये हो गया 3/2p 3/2 और 3/2d 3/2, दो डी, एक डीजनरेसी लेवल ये हो गया, एक डीजनरेसी लेवल ये हो गया, ये अनपेयर्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह ये आ गया। अब इन्हीं पर बेसिस हम क्या करेंगे, इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे अपने पास है n = 2 to n = 3 है, ठीक है। ये हमारा किसके पर डी जनरेट लेवल लिख लिया हमने n = 2 के लिए, ये अनपेयर्ड लिख लिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने ये अनपेयर्ड लिख लिया, ये कौन से लिख लिए, डी जनरेट लेवल लिख लिए, ठीक है। अब अपने पास आ गई ये, हम इसको आगे फर्दर स्प्लिट करेंगे। पहले तो हम ट्रांजिशंस देखेंगे कि इन लाइंस की आपस में कौन सी ट्रांजिशंस हो रही हैं। जो ट्रांजिशंस होंगी वो इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जे की वैल्यू +-1 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। देखो अब फर्स्ट ट्रांजिशन देखो भाई, ऐसे 1/2 से कहाँ पे जा रहा है, 3/2 पर। क्या हो गया अपने पास, डेल्टा जे क्या होता है, 3/2 में से मैं 1/2 माइनस करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना। इसके लिए ट्रांजिशन हो सकती है। अगेन अब मैं 1/2 से 3/2 से अगेन 1/2 करूँगी, ये भी हो सकती है। ये तो एक के लिए कर सकते हैं। 3/2 माइनस 3/2 0, ये भी हो सकती है। 5/2 माइनस 3/2, 5/2 माइनस 3/2 कितना आ गया, 1, ये ट्रांजिशन भी हो सकती है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ये वाली ट्रांजिशन हो रही है, देखो 1/2 से 1/2 0, 1/2 से 1/2 0, ये वाली ट्रांजिशन भी हो सकती है। 3/2 से 1/2 1 आ गया, 3/2 से 1/2 ये आ गया। तो ये अपने पास जब है, ये कब अपने पास आएगी स्प्लिटिंग लाइंस, ये अपने पास तब आई है बेटा जब हमारे पास कोई भी अप्लाइड फील्ड नहीं थी। तो मैंने क्या बताया था, H अल्फा अपनी 5 कंपोनेंट लाइन में दिखाई देगी, ये वो 5 कंपोनेंट लाइन है। अब आगे हम इनकी स्प्लिटिंग करेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ MJ होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, देखो यहाँ पे एक तो जो हमारे पास अनपेड लाइन है ना, उसकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। इसकी भी सॉरी ये भी अनपेड लाइन है, तो इसकी भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। इसके लिए देखो MJ की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ मैं, J = 5/2 है, तो MJ की वैल्यू क्या होती है, +J से -J तक और उसके बीच की सारी टर्म, ठीक है। यानी कि +5/2 से -5/2 और यहाँ पे हो जाएगा भाई +3/2 +1/2 -3/2 -1/2, मतलब के ±5/2 3/2 और 1/2 आ गए। ये वैल्यू आ गई MJ की फॉर J = 5/2 से आ गई, ठीक है। इसी तरह इसकी देखो, अब अपने पास J = कितना है भाई, 3/2, तो MJ की वैल्यू मैंने बताया +J से -J तक लाई करेगी, तो मतलब +3/2 से -3/2 और उनके बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना +1/2 और -1/2, ठीक है। तो ये क्या आ गई, MJ की वैल्यू आ गई +-1/2 एंड 3/2, यही है। ये अपने पास किसके लिए है, अनपेयर्ड के लिए है। अनपेयर्ड वाली जो लाइन है अपने पास वो स्प्लिट नहीं होंगी, सिर्फ स्टार्क इफेक्ट में डी जनरेसी वाली ही स्प्लिट होंगी, ठीक है। अब देखो इस पर आ जाओ, अब ये है अपने पास J की वैल्यू 3/2, ठीक है। इधर कर लेते हैं, J = 3/2, तो MJ की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, वही +J से -J तक लाई करेगा, मतलब +3/2 से -3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही 1/2 एंड -1/2, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गई, +-1/2 एंड 3/2, ये आ गया MJ की वैल्यू फॉर 3/2 के लिए। अब देखो J = 3/2 3/2 कितने लाइंस में स्प्लिट हो रही है, 1 2 3 4, MJ की वैल्यू 4 आ रही है, तो कितनी स्प्लिटिंग होगी, 1 2 3 4, नंबर ऑफ लाइंस अपनी कितनी स्प्लिट हो गई, 4। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब J = 1/2 दे रखा है भाई, J = 1/2, MJ की वैल्यू निकालनी है, कहाँ तक, +J से -J तक जाएगी, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, +1/2 और क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। यही अपने पास लाई करेंगे।
देखो भाई जो अपने पास डेल्टा एम जे की है ना वो क्या लाई करेंगी, +-1 और क्या है 0। इसके अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग कराएंगे, लेकिन पहले उससे पहले हमें क्या करानी पड़ेगी, एम जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एम जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 2 ही तो आई, एम जे इज इक्वल टू +-1/2, तो 2 ही आई। तो यहाँ पे कितनी, ये वाली जो लाइन है कितनी लाइन्स में स्प्लिट होगी, 2 लाइन में, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था अनपेयर्ड वाली तो किसी में स्प्लिट नहीं होगी, इसके लिए हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ये इनके लिए एम जे की वैल्यूज होंगी। अब आ जाते हैं इस पे, j इज इक्वल टू 1/2, j इज इक्वल टू 1/2 के लिए अभी निकाला +-1/2, मतलब ये भी किस में स्प्लिट होगी, वो +-1/2 में, ठीक है। अब हमें करनी है भाई स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का जो अपने पास रूल है वो है डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0 +-1। देखो इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना शुरू करोगे तो देखो काफ़ी टाइम लग जाएगा, कितनी सोल आउट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपको उसी को ध्यान में रखना है, तो एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे अपनी नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइन कौन सी हो रही है, 1 2 3 4 5। अच्छा सबसे पहले नंबर लाइन 1 को देखो, 1 वाली अपनी किस में स्प्लिट हो रही है, 2 लाइन्स में, ठीक है। तो 1 वाली का आपको ध्यान रखना है, ये वाली ट्रांजिशन यहीं पे होगी, इसकी सेकंड वाली ट्रांजिशन भी यहीं पे होगी, ठीक है। तो ये 1 वाली स्प्लिट होगी, सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली अपनी कितने में स्प्लिट हो रही है, 4 में, तो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ, और इस वाली की भी यहाँ से यहाँ, और इस वाली की भी, ठीक है। जो अपने पास था ये वाली देखो, ये वाली 1 में ही हो रही है, तो ये डायरेक्ट अपने पास थर्ड वाली जो है 1 में स्प्लिट हो रही है, ये तो 1 में ही हो रही है ना, तो ये अपने पास ऐसे ही आ जाएगी। इसी तरह आप 4 के लिए और 5 के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, वीक फील्ड के लिए, वीक फील्ड, जब हम वीक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस टाइप की नंबर ऑफ लाइंस ऑफ स्प्लिटिंग आती है, ठीक है बेटा। तो ये अपनी वीक फील्ड के लिए फॉर स्टार्क इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इतना आपको करके आना। अगर इससे रिलेटेड आपका आ जाता है क्वेश्चन तो इसको समझ नहीं आए तो एक बार मेरे से आप पूछ लेना, फिर भी समझ नहीं आए तो आप फिर से पूछ लेना भाई क्या जाता है, ठीक है। और वीडियो को 1-2 बार देख लेना, मेरे हिसाब से तो समझ में आ ही जाना चाहिए। जितनी इससे इम्पोर्टेंट बातें बनती थी वो मैंने बताने की पूरी कोशिश की है, फिर भी तुम्हें कुछ पॉइंट रह गया हो, तुम्हें कुछ पॉइंट समझ में ना आया हो तो मेरे से कंसर्न कर सकते हो और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।